Yeah, please come. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू सर. गौरव बुडानिया, जी सर. चूरू से. जी सर. Good. So you have done your engineering, यस सर. mining. माइनिंग इंजीनियरिंग सर. So there is a lot of scope of mining in Rajasthan. यस सर. So why have you not explored your existence there? सर जो माइनिंग आपका इंटरव्यू मीडियम इज हिंदी सर. अच्छा हिंदी है. हाँ, जी हाँ, सर. हाँ बता. सर जो माइनिंग इंजीनियरिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है सर. तो उसमें सर एक स्पेसिफिक एरिया में काम करने का आपको मौका मिलता है और वहीं प्रशासन है उसके अंदर सर विविधता है सर. उसमें अलग लेवल पे काम करने का मौका मिलता है और जो स्केल है सर इसमें काम करने का सर माइनिंग इंजीनियरिंग एक छोटा सा स्केल पे काम करने को मौका मिलता है. तो ये दो चीज़ें मुझे जो प्रशासन की हैं वो ज़्यादा सर मेरे को प्रभावित करती हैं. तो ये मेरा एक पुल फैक्टर है प्रशासन में आने के लिए सर. अच्छा. अच्छा ये बताओ कि ये कबड्डी की जो अभी चैम्पियनशिप हुई थी 2020 में, जी सर. किस कंट्री ने जीती? वर्ल्ड चैम्पियनशिप. वर्ल्ड चैम्पियनशिप या सर एशियन गेम्स. नहीं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप. सॉरी सर. आप मैं इसके कबड्डी बारे में में- आप इंटरेस्ट जी देते हैं सर. ना, काफ़ी प्लेयर वगैरह भी रहे हो आप. जी सर लेकिन ये पता नहीं मुझे अभी अच्छा, कुछ कोई मैं बात इसके बारे में अवेयर अच्छा नहीं. दो तरह के होते हैं कबड्डी के जी टूर्नामेंट. सर. जी सर. एक तो होता है सर्कल सिस्टम, जी सर. एक होता है स्टैंडर्डाइज सिस्टम. जी सर. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जी सर इनमें सर सबसे पहले तो जो ग्राउंड की शेप है उसमें डिफरेंस होते हैं सर. दूसरा जो सर्कल कबड्डी है उसमें सर्कल फॉर्म में होता है और जो ये स्टैंडर्ड कबड्डी है उसमें 13x10 का एक स्क्वायर के फॉर्म में खेला जाता है. ये जो आयताकार ग्राउंड में खेला जाता है उसमें सर रूल्स में भी कुछ डिफरेंस होता है. जैसे इस कबड्डी के अंदर यदि किसी एक भी प्लेयर को टच किया जाता है तो सारे प्लेयर उसको पकड़ सकते हैं. वहीं जो सर्कुलर कबड्डी है जिसको पंजाबी कबड्डी भी बोलते हैं उसमें सर केवल एक प्लेयर जिसको टच किया है वही दूसरे को कैच कर सकता है. नंबर ऑफ प्लेयर्स में भी सर डिफरेंस होता है. यहाँ 7 होते हैं सर, वहाँ 4 होते हैं. ये गुरु नानक देव जी से क्या संबंध था इस कबड्डी का, पंजाबी कबड्डी का? सॉरी सर इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ. गुरु नानक देव जी ने इसको बहुत प्रोपोगेट किया था. जी सर. जी. अच्छा कोई बात नहीं. अभी बताओ कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर अभी बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं. जी सर. पिछले 3 दिन से वहाँ बहुत राइट्स चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लूट मार जलना, ये सब क्या कारण है इसका? सॉरी सर इसके बारे में मैं अभी अवेयर नहीं हूँ सर. अच्छा कोई बात नहीं. अच्छा बताओ कि जो देश की आर्थिक व्यवस्था होती है, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, जी सर. उसका सबसे बड़ा पैरामीटर क्या होता है? उसको नापते हैं कि भाई इस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी है, किस चीज़ से नापी जाती है? सर जनरली जो आर्थिक विकास है उसको जीडीपी के माध्यम से देखा जाता है सर किसी भी देश के. जीडीपी के माध्यम से. जी सर. लेकिन जीडीपी तो हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे आज जो आई है निकल के आज आया ना, सुबह अखबार के अंदर आई कि इंडिया की जीडीपी अभी लेटेस्ट इतनी है. जी. वो और जो एक्चुअल जीडीपी हमारी उसमें बहुत अंतर है. ऐसा क्यों? जो इंडिया के फिगर होते हैं वो फ़र्क है और जो उसमें फिगर दे रखे थे फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ऐसा क्यों होता है? सर उसमें जो कैलकुलेशंस हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उनकी जो कैलकुलेशन है जो इंडियन है उनसे अलग है. तो कोई लेना देना नहीं है उससे. और सर दूसरा सर जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी वजह से सॉरी सर फिर मैं इसके बारे अच्छा में. ये बता कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन देता है या वर्ल्ड बैंक लोन देता है? कौन देता है लोन? दोनों लोन देते हैं, क्या होता है? सर ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो शॉर्ट टर्म के लिए हार्ड लोन देता है जब यदि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब हो जाती है उस समय पे. और वो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंटल लोन देता है जो सॉफ्ट लोन होता है. लोन क्या देता है? IMF को तो कुछ पैसा ही नहीं होता. सर के आईएमएफ बाद तो में खुद का कुछ भी पैसा नहीं है. पैसा नहीं है सर. उसमें एक कोटा सिस्टम है सर जिसके अंदर सर वो एसडीआर के थ्रू पैसे हर कंट्री का एक कोटा होता है. नहीं जैसे मान लीजिए मुझे भी चाहिए पैसा, जी सर. इंडिया को पैसा चाहिए, जी सर. तो हमने IMF से क्या कहेंगे जाके हमें पैसे दे दो, तो क्या करेगा IMF? नहीं सर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है अभी उसी समय- हमारे आगे से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है जी सर. देश में. अब क्या कैसे मिलेगा पैसा हमारा? तो सर जो आईएमएफ है वो एसडीआर देता है स्पेशल नहीं, ड्रम. हमें कैसे देगा? वो तो पहले एलोकेट कर चुका, कुछ देता तो कुछ भी नहीं है, वो तो रिकॉर्ड भी होता है इतनी SDR है आपके अकाउंट में. जी सर. जी फिर सर मेरा उसमें पैसा कैसे आएगा? सर मैं टेक्निकली पूरा नहीं जानता लेकिन स्पेशल ट्रांजिट राइट्स करके कुछ सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू सर वो पैसे प्रोवाइड करवाते हैं जो ट्रेड्स के लिए नहीं सर. अब कंट्री के पास पैसा कैसे आता है, बस ये इतना जानना चाहता हूँ. सॉरी सर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट का मुझे नहीं पता. अच्छा टेक्निकल अभी कह रहे हैं कि हम टेक्निकल रिसेशन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर. सॉरी सर मैं. टेक्निकल रिसेशन जी सर. है ना, बार बार अभी
फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा, जितने बड़े बड़े फाइनेंस के वो हैं वो सब ने कहा इकोनॉमी के अंदर कि हमारे देश के अंदर इस समय टेक्निकल रिसेशन चल रहा है। टेक्निकल रिसेशन क्या चीज़ होती है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट इसके बारे में अवेयर नहीं होगी सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहता हूँ जी सर। कि भारत की जो विदेश नीति है जी सर। उसमें ऐसी क्या चीज़ है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि हम लोग इस समय पूरे वर्ल्ड में एक आइसोलेशन की स्थिति में आ गए हैं? हमें कोई दिख ही नहीं रहा हमारे साथ ये स्ट्रॉन्ग हमारा दोस्त खड़ा है, जैसे आज पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, EU के साथ पूरे सारे कंट्री साथ खड़े हैं, देन ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अमेरिका साथ में पक्का खड़ा हुआ है थामे, कोरिया के साथ कुछ नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों है कि हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो? जी सर। सर इसमें मुझे लगता है कि सर जो स्टार्टिंग से जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें सर अलाइनमेंट को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, मतलब किसी के साथ अलायंस बनाने को इतना फोकस नहीं किया था, नाम में गए थे। और दूसरा सर जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है जो अपने प्रिंसिपल्स के साथ रेदर देन इंटरेस्ट को फोकस करते हुए चलती है। तो ये दो कारण लगते हैं मुझे जिनके कारण सर हमें मतलब। नहीं, अभी तो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं जी सर। उन्होंने 5 पिलर्स के बारे में बताया जी सर। कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 5 पिलर्स हैं। जी सर। वो क्या हैं? अभी 8 दिन हो गए इस बात को। सॉरी सर, मैं करंट अफेयर से थोड़ा अभी अवेयर नहीं हूँ सर। हो, थैंक यू। गौरव, आप जी सर। ये बताओ कि ये अभी G7 G20 ग्रुप की मीटिंग्स अलग अलग हुई, जी सर। उन्होंने इंटरनेशनली टैक्सेशन के बारे में कुछ निर्णय लिया है, जी वो सर। क्या है? सर ये एक नया टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मैट है, जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो सर एक जो इंटरनेशनल मिनिमम इकोनॉमी। अल्टरनेटिव टैक्स, जी अच्छा सर। हाँ, फिर? तो सर जो एक इंटरनेशनली एक इशू जो आ रहा है पिछले कुछ सालों में, जो BEPS है जिसमें बेस शिफ्टिंग एंड सर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का इशू होता है, जिसमें सर अलग अलग देश में अलग अलग टैक्सेशन की रेट होती है। तो सर इसमें जैसे ज़्यादातर जो कंट्री जो MNCs हैं वो सर सिंगापुर, मॉरिशस ऐसे देशों में जाके अपना हेडक्वार्टर जो अपनी एक ब्रांचेज को शिफ्ट करते हैं। उससे सर वो जो टैक्सेशन है किसी भी कंट्री के उसको सर चुराने की कोशिश करते हैं। तो इससे रिलेटेड ये इशू चल रहा है। समझाओ, तो ऐसे मत कैसे? करो, क्लियर बताओ जैसा आपने पूछा है, थोड़ा सा क्लियरिटी करो, ऐसे आराम से करो, कैसे? शांत होकर बैठ जी कर सर। बताओ। जी सर। सर जो MNCs हैं वो हर अलग अलग कंट्रीज़ में कार्य करती हैं सर। तो तो वो उसमें करेंगे, अलग अलग MNC तो उनका काम ही यही है कि अलग अलग कंट्री जी में सर। काम जी करें, सर। कहीं भी रजिस्टर करें, जी है सर। ना? तो हर जो कंट्री है उसका टैक्सेशन सिस्टम सर अलग अलग होता है सर। तो जो छोटी कंट्रीज़ हैं जो मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे मॉरिशस है, सिंगापुर है, तो उनका टैक्सेशन सिस्टम सर काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली जो बिगर कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से सर वो वहाँ पे अपना बेस को शिफ्ट कर देते हैं। उसकी वजह से सर जो प्रॉफिट है वो कम दिखाया जाता है बड़ी कंट्रीज़ में, और जो छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जहाँ टैक्स कम है वहाँ वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हैं। इसकी वजह से जो मेन जहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। चलो, अब डिसीजन क्या लिया है? सॉरी क्या सर। डिसीजन किया गया, वो कॉन्क्रीट डिसीजन क्या है? सॉरी सर, मैं इस डिसीजन के बारे में अवेयर नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ये बताओ, कुछ दिनों पहले, कुछ समय सर। पहले ये CAA की चर्चा बहुत हुई। ये CAA क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सर। क्या अमेंडमेंट, ऐसा क्या अमेंडमेंट था जो इतना हो हल्ला हुआ उस पर? जी सर, इसमें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में सर जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ से सर जो 6 कम्युनिटीज़ थी उनको सर जो इंडियन सिटीजनशिप थी उसके जो नॉर्म्स थे उनको रिलैक्स कर दिया गया था सर। तो उनमें सर जो मुस्लिम्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। उसकी वजह से सर इसमें ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे कि ये मतलब तो आर्टिकल हैज़ 14। इट बीन इम्प्लीमेंटेड, या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया या अभी नहीं हुआ है? सॉरी सर, इसके बारे में मैं अभी अवेयर नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत सारे हैं, जी सर। उनमें एक SBI भी है। जी क्या सर। ये सभी एक से ही हैं या SBI और कुछ बैंक में कुछ अलग है?
SBI में पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में SBI में डिफरेंसेस क्या है? जी सर। अभी सर जैसे सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक है जी और सर, एसबीआई है, जी सर। तो सर इनका जो मेजर डिफरेंस है, जो डिफरेंस होता है बैंक में, इनका कोर बैंकिंग जो सॉल्यूशन होते हैं सर, जिन पे ये ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सब का सर अलग होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तो बैंक की अपने परचेज की है कि कोई इन्फोसिस से परचेज कर लेगा, कोई कहीं से परचेज कर लेगा, जी सर। ठीक है। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस अदरवाइज? कोई पता नहीं। सॉरी सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये बताओ कि जैसे देश में आर्थिक प्रगति हो रही है, जी सर। तो आर्थिक प्रगति के साथ साथ जो है परिवारों में ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग कहते हैं कि भाई तलाक बढ़ते जा रहे हैं, शादी होती है और लोग तलाक ले लेते हैं जल्दी। जी तो सर। पहले इतने नहीं होते थे, अब बढ़ रहे हैं। जी सर। आप इससे सहमत हो? जी सर, यदि जो ये तलाक के जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं सर आजकल। नहीं, आप इस बात से सहमत हो कि इसका आर्थिक प्रगति से कुछ संबंध है? जी सर। कैसे है? सर आर्थिक प्रगति से सर की जो एजुकेशन है वो भी बढ़ रही है, तो उसमें जो राइट्स के प्रति अवेयरनेस है वो एक ज़्यादा है। दूसरा सर, जो महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो उसका भी एक इसमें रोल है सर, कि पहले सर महिलाओं को इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, कि जो उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती थी। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण सर, और तीसरा कारण सर, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब जाते हैं, तो सर वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ भी सर जो इंटरेक्शन होता है पॉपुलेशन का, तो उसकी वजह से भी सर ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। चूरू में एक वाइल्ड लाइफ वो है, सेंचुरी है, जी सर। क्या नाम है उसका? उसका सर ताल छापर अभयारण्य क्यों नाम है। प्रसिद्ध है वो? सर उस अभयारण्य की कुछ खास बातें हैं सर, कि वहाँ पे सर जो सुबह, जो सर्दियों के अंदर सुबह जो ओस होती है, वो जब ग्रास के ऊपर लगती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मोतियों का एक चादर बिछा दी गई हो। और वहाँ पे सर काले हिरण काफ़ी फेमस हैं। तो सर वो जब दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिजली सी चल रही है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा अभयारण्य है जहाँ पे मोतियों के बेड के ऊपर एक स्वर्ण गंगा बहती है। तो इसके कारण सर ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ दर्शनीय है। लेकिन है तो छोटा सा ही वो बिल्कुल। और कौन जी सर, कौन से हाँ। जानवर वहाँ मिलते हैं? सर बार हेडेड गूज आते हैं सर वहाँ पे। हम्म? बार हेडेड गूज सर, जो पक्षी हैं, अच्छा। प्रवासी पक्षी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं सर। कुर्जा पक्षी भी वहाँ पे मिलते हैं सर। थैंक यू। अभी सर ने तलाक के बारे में पूछा जी सर। और बताया आपने कि आर्थिक प्रगति की वजह से तलाक जो है आपने रिलेट किया है कि बढ़ रहे हैं। जी सर। तो इसके हिसाब से तो फिर आर्थिक प्रगति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से तलाक बढ़ रहे हैं। आपके इस पे क्या विचार है? नहीं सर, किसी भी जो एक मैरिज है वो एक सर इंस्टीट्यूशन है सर। जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनको सर जो दूसरे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनके साथ सर चेंज होना पड़ता है। जैसे यदि समय प्राचीन काल से देखें तो कभी बहु विवाह थे, उसके बाद से जब एक एकल विवाह हैं, तो इस प्रकार से सर मैरिज की फॉर्म में चेंजेस होंगे। वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो आर्थिक विकास को सर हम नहीं रोक सकते। उसमें सर यदि जो प्रॉब्लम्स हैं कि आर्थिक विकास की वजह से सोशल इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो सर उनके ऊपर जो हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो उस पर थिंक कर सकते हैं और मतलब बेटर आइडिया प्रपोज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में काफी सारे बाल विवाह होते हैं और अभी भी वो रुक नहीं पाए हैं। जी सर। तो क्या तरीके आप सजेस्ट करोगे या कैसे उनको रोका जाए या कम किया जाए? जी सर। सर ये एक सोशल प्रॉब्लम है, तो इसमें इंसेंटिव और डिसेंटिव मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है। तो इंसेंटिव में सर यदि बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए सर उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनको जिस प्रकार की भी नीड्स हैं वो की जाए, तो उनको पढ़ाने में सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सर, दहेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान में। तो सर उसके लिए जो दहेज का कानून है 1961 का, उसका सर इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रिक्टली होना चाहिए। तो कितने साल तो हुए कि तो अब तक नहीं हो रहा है स्ट्रिक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन? सर स्ट्रिक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रशासन की तरफ से हो रहा है सर, परंतु सर जो बाल विवाह जो दहेज की वो फॉर्म है सर, उसको गिफ्ट के तौर पे या किसी तरीके से मतलब मिसप्लेस कर दिया जाता है। तो सर उसमें मतलब प्रशासन डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता।
मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम बना दिए जाते हैं, कौन सी 3 चीज़ आप फटाफट चेंज करेंगे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में? जी सर, सबसे पहले सर मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें सर जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूँगा सर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएँ वहाँ पे। दूसरा सर नहीं मैं नहीं, लेकिन पानी कहाँ से आएगा वहाँ पर? सर पानी अभी जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है उससे मतलब कि जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है उससे सर पानी की तो इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं अभी तो यदि वृक्षारोपण का अभियान सर मैं सबसे पहले करना चाहूँगा। दूसरा सर जो शिक्षा का स्तर है वो मेरे ज़िले में काफ़ी कम है, तो मैं शिक्षा में भी सुधार करना चाहूँगा सर। और तीसरा सर जो बाल अपराध हैं सर, मैं उन पे सर कुछ कार्य करना चाहूँगा। अच्छा, आपने कहा कि आप वृक्षारोपण करना चाहेंगे, तो जी सर। काफ़ी जगह देखा गया है, हर एक फंक्शन में भी काफ़ी सारी जगह पर वृक्ष लगा दिए जाते हैं जी सर। लेकिन उनकी आफ्टर केयर तो होती नहीं, जी सर। तो अल्टीमेटली उनकी डेथ ही होती है। जी सर। तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पे कि वहाँ पे ग्रोथ हो सके वृक्षों की? ऐसी कौन सी प्रजातियाँ लगाएंगे? जी सर। सर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके ऊपर जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अभी रिसर्च किया कि इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्या हो सकता है, तो जो चूरू है उसको सर खजूर के लिए काफ़ी मतलब फेवरेबल क्लाइमेट माना गया है, जैसे जोजोबा के लिए इनके लिए क्लाइमेट अच्छा माना गया है। तो सर वो एनालिसिस करके जो कीकर है बबुल है उनके पेड़ के जहाँ जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को शूट करते हैं सर उन पेड़ को लगाया जाए। उसके बाद सर उनका जो रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए, यदि पर्सनल मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती सर तो टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा सकती है, जिसमें सर जियो टैगिंग की जा सकती है जो भी आपके पेड्स हैं, और उनकी फिर ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकती है सर। कैसे जियो टैगिंग कैसे होती है इनकी? सर जियो टैगिंग में सर जो पेड़ लगाए जाते हैं पहले उनके नंबर दिए जाते हैं कि 1 2 3 4, और फिर सर उनके स्पेसिफिक कोड दिए जाते हैं, और फिर सर जितना सर नॉर्मली है कि उसमें आराम से बोलो, आराम से आता है आपको, आराम से बोलो। जियो टैगिंग, जियो क्यों कहते हैं, जियो टैगिंग क्यों कह रहे हैं इसको? जी सर उसमें जियो स्पेस है कि वो कौन सी जगह पे है सर, कोऑर्डिनेट्स उसको अलोकेट कर दिए जाते हैं उसको, और फिर जो जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सर उन पेड्स की लोकेशन दिखाई दी जाती है कि ये पेड़ है, और फिर उसका सर जो अपने रिमोट सेंसिंग के जो सैटेलाइट्स हैं वो सर कवर करते हैं उसको कि ये पेड़ कितना ग्रोथ कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। यदि वो पेड़ डाई हो जाएगा तो वो उसका ग्रीन कवर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से सर कुछ मॉनिटरिंग होती है सर उनकी। ठीक है। आप माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, आपकी काफ़ी जी। अच्छे ग्रेड्स भी दिख रहे हैं मेरे को। आप बताइए बायो माइनिंग क्या होती है? जी सर। सर बायो माइनिंग का एक मेथड है सर जिसमें बायोलॉजी जैसे कुछ जो हमारे सर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ किया जाता है जो सर लीचिंग की प्रोसेस करते हैं सर, जो केमिकल्स छोड़ते हैं जिससे लीचिंग होती है, तो उसमें से सर कुछ केमिकल कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो सर उसमें जब बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करके हम माइनिंग करते हैं तो उसको बायो माइनिंग कहते हैं सर। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है या हो रहा है? सॉरी सर अभी मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ सर। ठीक है। आपने हिंदी का प्रचार संस्थान में काम किया है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला आपको। जी सर। तो हिंदी भाषा को काफ़ी बढ़ावा देती है भारत सरकार। जी सर। तो मतलब एक हिंदी भाषा को ही क्यों बढ़ावा दिया जाता है और किसी को नहीं देते, क्यों नहीं देते या देते हैं? सर भारत में जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए सर बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं सर। तो लेकिन हिंदी को सर सबसे ज़्यादा महत्व देने का एक कारण है कि जो भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें से सर 41% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, और लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन हिंदी को समझती है। और बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे हरियाणवी है, राजस्थानी है, वो सर हिंदी का ही एक दूसरा वर्जन जिनको माना जाता है, जिनमें थोड़ा। तो इसलिए सर जो हिंदी है वो एक ऐसी भाषा है जो इंडिया को कनेक्ट करती है, इसलिए भारत सरकार का स्पेशल फोकस सर हिंदी के लिए रहता है सर। ठीक है। फाइनल क्वेश्चन है, आप क्रिकेट जी में सर। भी रुचि रखते हैं काफ़ी। जी अभी सर। रिसेंटली आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, जी सर। उसमें पॉइंट सिस्टम का कोई कंट्रोवर्सी हुआ था। जी तो क्या कंट्रोवर्सी है? सर उसमें सर पहले जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें सर कहीं किसी भी टेस्ट सीरीज़ की लेंथ के इररेस्पेक्टिव पॉइंट्स होते थे, 120 पॉइंट्स होते थे किसी भी टेस्ट सीरीज़ के। लेकिन उसके बाद सर जो कोविड के कारण बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हो नहीं पाई थी, तो कुछ नेशन ऐसे थे जिनके कुछ मैच ही नहीं, मतलब कुछ टेस्ट सीरीज ही कम हुई थी, तो सर इसमें परसेंटेज रेशियो निकाला गया था, विन परसेंटेज रेशियो कितना है, तो उससे सर जो इंडिया की पोजीशन थी वो वीक हो गई थी थोड़ी।
तो उसकी वजह से सर एक कंट्रोवर्सी ये जनरेट हुई थी सर। थैंक यू सर। गौरव, जी सर। हिंदी में आपकी काफ़ी रुचि है ना? जी सर। अच्छा, ये छायावाद क्या है? हिंदी में छायावाद जो है, सर हिंदी साहित्य का सर मुझे थोड़ा कम नॉलेज है। कम नॉलेज है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, हिंदी को जैसे बढ़ावा देना है, जी सर। लेकिन हमारी जो सरकार की जो सरकारों कामकाज की जो भाषा है जी सर। वो हिंदी अभी पूरी तरह से नहीं है, उसका अनुवाद होता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है? सर जो हिंदी लैंग्वेज का सर जो पतन हो रहा है सर, उसका सर एक मुख्य कारण है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सर। जो सर कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ड होने के कारण जो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है सर, उसका सर ज़्यादा मतलब जो हर जगह में सर जॉब में और इकोनॉमी में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सर पहला तो वो कारण है। तो सर जो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। दूसरा सर कि हिंदी भाषा के प्रति जो एक मानसिक जो लोगों का पर्सपेक्टिव है कि वो हिंदी को एक उतनी अच्छी भाषा नहीं समझते और जो इंग्लिश है उसको एक इलाइट लैंग्वेज के रूप में देखते हैं सर। तो उसको बदलने के लिए सर कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद सर तीसरा एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट है। तो जो हायर एजुकेशन है उसमें सर इंग्लिश के अलावा सर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे सर माइनिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लिया जाए तो सर उसका कोई भी कंटेंट हिंदी में अवेलेबल नहीं है सर। तो सर जो हायर एजुकेशन के जो बुक्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका सर हिंदी ट्रांसलेशन पे फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसा बताइए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा माध्यम बताइए जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, एक माध्यम जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत बढ़ाया है। सर जो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस डेवलप कर रहे हैं अभी, जिसमें सर जो मोबाइल कीपैड्स हैं, कंप्यूटर हैं, नहीं, वो आज से नहीं, जी काफ़ी समय से उस माध्यम ने हिंदी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, पैन इंडिया जो है उसको बढ़ावा दिया है। एक ऐसा माध्यम है सर जो हिंदी पत्र, जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं सर। तो हिंदी समाचार पत्र आपका नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में तो कौन पढ़ेगा? सॉरी सर, मैं फिर समझ नहीं पाया सर। नहीं, कोई और दूसरा माध्यम नहीं। सोचो, इस चीज़ को किस माध्यम ने बढ़ावा दिया है हिंदी को? सॉरी हिंदी सर, फिल्मों ने नहीं दिया। जी सर, बॉलीवुड की फिल्मों नॉर्थ ईस्ट में भी देखते हैं, साउथ में भी देखते हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, ये बताओ, तुमने कलेक्टर के जो है आपने फंक्शंस बताए, जी सर, जी सर। 3 फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन तो जो है उनके लिए तो अलग अलग विभाग होते हैं। जी सर, जी सर। एक के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन कलेक्टर का कोर वर्क क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, खुद का काम क्या है? ये आपने जो बताया वो दूसरे डिपार्टमेंट का काम। जी सर, जी सर। सर जो लैंड रिवेन्यू है सर, वो सर मेन टास्क होती है सर किसी भी कलेक्टर की। उसी लिए उसका नाम भी कलेक्टर लिखा गया है, कलेक्ट से जो उसका नाम आया है सर। तो सर दूसरा उसका कोऑर्डिनेशन का काम होता है सर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये 2 सर मेन कार्य होते हैं किसी भी। तो ये 2 चीज़ वैसे अट्रैक्टिव लगी आपको? नहीं सर, और भी काफ़ी ज़्यादा आईएएस में क्यों आना चाहते हो सर? ये मेरा ये तो कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है सर। और भी काफ़ी फंक्शन है कलेक्टर वही के बताओ सर। जैसे इलेक्शन की ड्यूटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड उनके कार्य होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट आता जैसे है। इलेक्शन से रिलेटेड ड्यूटीज कौन सी होती हैं बताओ? सर उसको उनको सर कलेक्टर को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है सर। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो कंस्टिट्यूएंसी होती है उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो वो जो उसके एरिया के अंडर में जितना भी इलेक्शन से रिलेटेड वर्क होता है तो उनको सारा देखने का काम कलेक्टर का होता है। ऐसे ये भी सर, इतना अट्रैक्टिव काम नहीं है कि आईएएस में आना चाहते लोग। सर उसके अलावा सर जो लॉज होते हैं, जैसे जितने भी एक्ट्स आते हैं नए, तो उनके अंदर भी सर नए नए एक्ट्स आते हैं। नहीं, जैसे आपको पोस्को कोई एक्ट कलेक्टर का तो नहीं होता उसके अंदर रोल लिखा हुआ? सर, जैसे पोस्को एक्ट वगैरह है तो उनके अंदर जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं। ये अट्रैक्ट करता मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी अट्रैक्टिव, जो मतलब ऐसा क्या है अट्रैक्शन जो कि भाई आईएएस में लोग आना चाह रहे हैं? सर जो आईएएस में सर जो है सबसे बड़ा स्केल है सर कि एक 20 से 40 लाख जो पॉपुलेशन है उससे नहीं, रिलेटेड। स्केल नहीं, कोई स्केल ही की चीज़ थोड़ी होती है। आदमी को ये सोचता है कि मेरे को इसमें ये इसलिए जाना चाह रहा हूँ मैं जी इससे। सर। तो सर स्केल के साथ जो डाइवर्सिटी और जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक रेगुलर वर्क नहीं होता सर कि जो कलेक्टर क्या चैलेंज, वही तो साहब पूछ रहे हैं कि क्या चैलेंज फेस करने है पड़ते क्या हैं? मतलब ऐसा हाँ। क्या काम है जी सर। जो चैलेंजिंग है?
सर जो वहाँ की सर एक जो कलेक्टर का काम है वो रेगुलर होने के बजाय सर वहाँ के लोकल एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स हैं सर, तो उसमें डिलीवरी एंड एग्जीक्यूटिव होता है जो कलेक्टर होता है। एग्जीक्यूटिव तो वो है, डीओ है, डिस्ट्रिक्ट आपके अब तो बना हुआ है, डीओ क्या, सीओ, चीफ डेवलपमेंटल वर्क तो सब पंचायत के पास में है। जी सर, जी सर, डेवलपमेंटल वर्क को सर अभी पंचायत को दे दिया गया ऑफिसर के पास है सारा। वो सर एक ज़रूर है, लेकिन सर उसके अलावा भी सर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सर वहाँ के लोकल एरिया की कोई भी प्रॉब्लम है सर, तो उसको किस तरीके से सॉल्व तो करना। उसके लिए तो एमएलए होते हैं, सरपंच होते हैं, मेंबर होते हैं जी सर, पंचायत के, कितने होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जो एमएलए एमपीज होते हैं वो सर किसी एक पार्टी स्पेसिफिक होते हैं, वहीं पे जो कलेक्टर होता है वो एक न्यूट्रल होता है, तो वो सर वो पूरी जो पॉपुलेशन है उसको सर एक तरीके से डिलीवर कर सकता है एकदम। भाई ना तो कलेक्टर को पॉलिसी बनाने का अधिकार है, जी सर, ना वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार है। ये सब चीज़ कैसे करेगा कोई? उसकी कहना क्यों मानेगा? ना वो एसीआर लिखता है किसी की। जी सर, तो क्यों कोई क्यों कहना मानेगा उसका? सर उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिपार्टमेंट होते हैं उस पर 2 प्रकार के कंट्रोल होते हैं सर। तो उसमें जो सर टेक्निकल कंट्रोल होते हैं वो तो सर उनके डायरेक्टरेट से होते हैं, और जो दूसरे उस पर कंट्रोल हैं वो सर कलेक्टर के पास भी होते हैं। सर जितना मैंने देखा है तो सर यदि कोई भी डिपार्टमेंट अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, जैसे मैंने देखा है कि यदि स्कूल में यदि टीचर टाइम पे नहीं जा रहे हैं तो सर उनको सर कलेक्टर जाके, कलेक्टर कहाँ है स्कूल में? टीचर्स हो जाए, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में बैठा होता है, टीचर्स काम नहीं है और कलेक्टर पहुंच गया तो अलग बात है। हाँ, या उसको देखना है कि भाई स्कूल में कैसा चल रहा है, बाकी उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है सर, इंस्पेक्टर्स होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सर कलेक्टर का भी रोल होता है। तो तुम इसके बारे में और अच्छी तरह से स्टडी कर लो। अच्छा, मेरा फाइनल क्वेश्चन है जी सर, कि हमारे यहाँ 2 कैटेगरी के लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है। एक जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, जी सर, ओल्ड एज वाले हैं, और एक जो बच्चे हैं। जी सर। तो उनके लिए क्या क्या कानून है, कानूनी प्रावधान क्या है, कौन कौन से एक्ट हैं उन दोनों वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों को जो है सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ओल्ड एज वाले हैं? जी सर, सर जो बच्चों के लिए तो पोस्को एक्ट है सर, कि उसके अंदर जो भी उनके साथ यदि कोई क्राइम होते हैं सर, जो सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, तो सर उनके लिए एक्ट्स हैं और उसमें सजाएं। वो एक हुआ, एक उसके अलावा में उसके अलावा सर बाल विवाह से रिलेटेड जो कानून है सर, ठीक है, वो बच्चों के लिए है सर। सर मैं अभी 2 रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप सीनियर सिटीजन्स का बताओ। सीनियर सिटीजन्स के लिए सर पेंशन से रिलेटेड स्कीम्स चलती हैं सर। तो एक्ट बताओ, एक्ट। सर एक्ट का मैं एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पाऊँगा सर अभी। सर 2017 में आया था एक्ट। सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक्ट बना है। जी सर, जी सर। उसका क्या खासियत क्या है उस एक्ट की? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं थोड़ा कर पा पढ़ रहा लेना इसके बारे में। हूँ। जी सर। ओके, थैंक यू। आप बाहर बैठे हैं, अभी हम आपको 5 मिनट दोबारा बुलाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बैठो गौरव। थैंक यू सर। गौरव, यू आर फ्रॉम ए वेरी गुड डिस्ट्रिक्ट। एलन मित्तल भी वहीं से है। जी सर, जी सर। सब है ना। तो एक तो ये आपको ये पूरा आइडिया होना चाहिए कि वहाँ से इंडस्ट्रीज निकल कर कैसे इतना अच्छा करा उन लोगों ने। इसकी एक अच्छी स्टडी करना कि ऐसा क्या है उस एरिया में, जो न्यूनू और चूरू और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं 2-3, कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि लोग बाहर जाते हैं और इतना बड़ा प्रोसेस होता है वर्ल्ड लेवल पे। ऐसा भी नहीं कोई छोटे मोटे कोई व्यापारी बन जाते हैं, लेकिन सुपर बिजनेसमैन बन जाते हैं। ऐसा क्या है कि उन लोगों में ऐसी क्या चीज़ है कि वो इतना ज़्यादा होता है? तो इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकेंडली क्या है, जो चूरू की जो मुख्य समस्याएँ हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर में भी भले ही नहर आ गई, कुछ आ गई, लेकिन खारा पानी तो इज़ अ वेरी बिग समस्या है। जी सर। खारा पानी सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ जो हम लोगों ने वो लगाए हैं डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह, डिफ्लोरिडेशन के, वो कुछ ज़्यादा कोई काम नहीं किए। जी सर, जी। क्योंकि चूरू के अंदर मैंने जाके देखा था एक जगह जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम आ रही है, बनाई है जगह जगह। जी सर। तो आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेटली रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम क्या है। वहाँ पे रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम है ज़्यादातर, जी सर।
है ना, कि भाई एक जगह जहाँ भी कहीं मीठा पानी है वहाँ से बुला के वहाँ पर लेके आ गए और उससे फिर हम लोग पानी पिलाने के लिए देते हैं। जी सर। उसका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समस्या है, क्यों लोग आंदोलन करते रहते हैं वहाँ पे पानी के संबंध में? जी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। जी सर। है ना? तो ये एक असली समस्या है। जो आप समस्या बता रहे हैं वो जनरल समस्याएं थी, मगर ये जो रियल मुद्दे हैं ना, वहाँ के आपको आइडियाज़ होने चाहिए सारे। जी सर। इसके अलावा क्या है कि जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं ना, आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरे जो करंट अफेयर का है इसमें नहीं इंटरव्यू कब है? 5 अगस्त को है सर। 5 अगस्त तो पास में आ गया ना, बिल्कुल। जी सर। जी तो नहीं, करंट अफेयर्स मत मानो, इम्पॉर्टेंट अफेयर्स, सर। जी सर। जी सर। जो चीज़ें अभी हो रही हैं इम्पॉर्टेंट। जी तो सर। इसके लिए मेरा आपको राय है, मेरी राय ये है आपको कि A4 साइज़ की वो खरीद लो, एक रीम, जी सर। है ना, और कुछ नहीं करना आपको, जो मुख्य चीज़ें आपको दिख रही हैं पर डे, जी सर। उसको एक ऊपर 3 लाइन में लिख लो और उसके बारे में खुद अपने हाथ से 5 लाइन लिख लो। जी बस ये नहीं बड़े लंबे चौड़े कोई अपन चीज़ें इकट्ठी करने वाले हैं उसकी। जी सर। बेसिक आइडिया तो हो ना उस चीज़ों का। सर ये बेसिक आइडियाज़ थे, लेकिन अभी क्या पिछले 2-2.5 महीने से सर मैं हॉस्पिटल में था। और अभी क्या हो गया था हॉस्पिटल में? बड़े पापा थे बीमार, तो अभी उनकी लास्ट करके मैं कल ही आया हूँ सर। तो उसकी वजह से मैं इनसे अवेयर नहीं था, वरना तो ये इश्यूज़ मेरे को ध्यान में रहते सर। ओके, कोई बात नहीं। तो अब इनको एकदम ब्रशिंग अप कर लो, जी सर बिल्कुल। क्योंकि जो इंटरव्यूज़ का आज की तारीख में जो तरीका है ना, जी वो सर। यही है कि ज़्यादातर चीज़ें हम आपकी राय, करंट में क्या हो रहा है, जी सर। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, वो हमारे कंट्री कैसे इफेक्ट हो रहा है, या हमारे कंट्री के इवेंट से दूसरी जगह कैसे इफेक्ट हो रहा है, जी सर बिल्कुल। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जी सर। जी सर। इसके पास क्या है कि जैसे कबड्डी आपका इतना प्रिय गेम है जी सर। है ना, और मुझे आपकी बॉडी भी देख के लगता है कि हाँ कबड्डी के अच्छे प्लेयर हो आप, जी सर तो इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल। कि चैम्पियनशिप क्या है। फिर अभी इंडिया ने क्यों जो लेटेस्ट चैम्पियनशिप हुई जिसमें हम पाकिस्तान से हार गए, जी सर। हम हारे ना पाकिस्तान से, तो फिर इंडिया ने कहा कि हमारी तो टीम ही नहीं थी ऑफिशियल, हाँ हाँ, है ना? ऐसा कुछ इशू हुआ था सर। इशू हुआ ना, इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, जी सर। कि जब तक भाग लेके आके तक फाइनल तक पहुँचते रहे, जब तक इंडियन टीम थी, हाँ। और जब हार गए तो आपने कह दिया कि हमारी टीम ही नहीं थी, नहीं हमारी रिकॉग्नाइज टीम नहीं है साहब, ये जी सर। जी ये हार हमारी पाकिस्तान से हार नहीं है, जी सर। जबकि वो 7th वो थी चैम्पियनशिप, हाँ सर, उसमें सिलेक्शन को लेके भी विवाद हुए थे। याद हुआ ना, 7th थी वो चैम्पियनशिप। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको और अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि भाई ये कबड्डी है, क्योंकि आपने कबड्डी काफ़ी कुछ लिखा है ना, जी सर। जी सर। 4-5 चीज़ें लिखी, पहले जीत का लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा, इसका। तो कबड्डी में आपको जैसे ही वो डेफ कोई पढ़ेगा तो कबड्डी के ऊपर तो उसका एम्फेसिस जाएगा ही जाएगा। जी सर बिल्कुल। तो कबड्डी के बारे में फिर कि गाँव में हम कबड्डी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जी सर। क्यों पहले ये जो एशियन गेम्स में होता था कबड्डी, जी सर। कॉमनवेल्थ गेम में भी होता था, हाँ कौन से गेम्स से विड्रॉ कर लिया गया इसको? सर 1992 के बाद एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया। इंक्लूड किया। और ओलंपिक्स में से क्यों हटाया? ओलंपिक्स में सर कबड्डी था नहीं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। नॉलेज है ना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जी सर। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ के आना चाहिए जी सर बिल्कुल। कि कबड्डी के बारे में तो बिल्कुल कि ग्रामीण इलाके में हम कैसे इसकी जी समृद्धि कर सकते हैं, जी सर। कैसे इस गेम को आगे तक हम ले आ सकते हैं, कैसे इसका जो प्रोफेशनल शुरू किया गया है गवर्नमेंट अभी इंडिया के अंदर, जी सर। जी सर। क्या गया ना इसका प्रचार, हाँ सर, प्रो कबड्डी लीग के। प्रो कबड्डी लीग चलाई गई, इसको कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हेल्प करी, जी तो सर। इसका क्या प्रभाव रहा, क्या इससे अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, जी तो सर। ये सारा एक आपको बहुत अच्छे से जी ज्ञान सर, होना बिल्कुल। चाहिए। इसके अलावा कुछ में चीज़ें हमारे बोर्ड की आपके प्रति ये हैं कि आपको ना एक तो इकोनॉमिक जो बेसिक टर्म्स हैं जी सर, इकोनॉमिक, जी सर। उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जी सर। और जब आप आंसर दे रहे होते हो ना, तो कभी भी अगर आपको नहीं आता है तो उसके अंदर गैस मत करो। ओके सर। आप बहुत बार उसको गैस करने लग जाते हो चीज़ों को, जी सर। जी सर। है ना, उसको आपको आता नहीं है लेकिन आप उसको गैस करने की कोशिश करते हो। जी सर। ये आप याद रखो कि जो ये सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है ना, इसमें किसी का ये उद्देश्य नहीं है कि वो ये आपसे एक्सपेक्ट करे कि आपको जो नहीं आता है वो जाने, ऐसा नहीं है। जी सर। जो आपको आता है उसको जानना चाहते हैं हम, वो कितना अच्छा आता है, ये है उद्देश्य बोर्ड का। ओके सर। ये कोई नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं आता तो नहीं आता, अब हर चीज़ थोड़ी सबको आ सकती है, जी सर। जी सर। लेकिन जो आता है वो तो फिर अच्छी तरह से आना चाहिए ना, बिल्कुल सर। उसके अंदर फिर शैलो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। उसके अंदर शैलो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और जो आंसर देना आप वो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए। जी सर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को ये अवसर मिले, दूसरों को ये अवसर मिले कि वो उसके अंदर से खोज के आपको ही एम्बेरेस कर सकें, अब बताओ क्या होगा, जी सर। है ना। कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे इसमें कि आप खुद ही उसमें अटक गए आके कि अब क्या करूँ मैं इसके अंदर। जी सर। तो अपने को क्यों बोलना है, ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है, जी सर। जी है ना। अपने तो बस टू द पॉइंट आंसर दीजिए,
सरल भाषा में, पहले जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसके बाद वेट करिए, सोचिए पहले कि मुझे इसका उत्तर क्या देना है। जी सर, जी सर, जब आपको ये स्पष्ट हो जाए कि इसका उत्तर क्या देना है जी सर, मन में, तब उसका उत्तर दीजिए। बोर्ड इस बात का कभी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है बोर्ड इस सर, बात का कभी नहीं बुरा मानेगा कि आप कुछ टाइम ले रहे हैं, ले रहे हैं तो ले रहे हैं, जी सर, जी सर, लेकिन आपको जो उत्तर देने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि आप फटाफट कोई चीज़ का उत्तर देना चाह रहे हैं। सोच समझ के एक तर्क को अपने मन में बनाइए जी और सर, किसी प्रश्न का उत्तर तर्क के रूप में दीजिए, ठीक जैसे कि आप डिबेट कर रहे हैं। क्योंकि अब फैक्चुअल क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं एग्जाम में, अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं कोई पूछता। है, जी सर, अब तो जनरली ये जिससे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना कि भाई ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या राय है, इसका क्या प्रभाव है, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। जी सर, मैं इस पर ध्यान जो रखूँगा। सेंचुरी वाला तुमने जवाब दिया था ना, जी सर, इस तरह का जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब आता था आपको तो आपके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा था कि आपको आता है, वो ऐसे जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, अब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, और कुछ बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड सर, जो बॉडी लैंग्वेज वाज ओके, बॉडी लैंग्वेज ओके, लेकिन इसमें वो क्योंकि थोड़ा सा आप जब इधर उधर घूमने लग जाते हो मेन क्वेश्चन से, तो जी सर, एक कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आने लग जाती है। जी सर, जी सर, अदरवाइज आपका डिमीनर, ड्रेसिंग वगैरह ये सब परफेक्ट है, बैठने का स्टाइल जी ये भी सही है, बोलने का भी स्टाइल सही है, आपका जो पोस्चर है, जो आप बोलते समय अपने भाव रखते हैं चेहरे पे, वो भी सब सही है, उनमें कहीं कोई गलती नहीं है। ओके सर, मैं मतलब मैं इनको ये थोड़ा नॉलेज बेस को इंक्रीज करना है और टू द पॉइंट। हाँ, नॉलेज बेस इंक्रीज करना है, टू द पॉइंट करना है और गैस नहीं करना है, जी सर, बिल्कुल सर, है ना। गैस वहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं, वो चाहते ही नहीं इस बात गैस वर्क का। क्योंकि देखो ये ध्यान रख लो कि सिविल सर्विस के इंटरव्यू के अंदर जी सर, जब बच्चे पहुँच गए वहाँ इंटरव्यू लेने तक, जी सर, कितने बच्चे पहुँचे हैं? सर 2000 के लगभग है सर। केवल 2000, यानी कि आप उस 2000 की लिमिट तक आ गए। जी अब वो सर। कैसे सेलेक्ट करेंगे 2000 में से? सर जो भी पर्सनैलिटी है, जो बोलने का तरीका है, छान के छन्नी से। जी सर, उनका तो ये है कि जो नीचे निकल गया छलनी से ख़त्म करो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जी सर, अपने को तो छलनी के ऊपर ठहरना है ना, जी सर, जी सर, छन के नीचे नहीं चले जाना कि अरे हम तो बाहर फेंक दिया उन्होंने चोकर की तरह से। तो यहाँ पे तरीका ये है कि सिलेक्शन की जगह अब ये इस समय इस जो स्टेज पे आप आ गए हो, रिजेक्शन वाली बात है, जी सर, जी सर, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि कोई चीज़ गलत बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनको सब कुछ पता है, तो उनको आप ब्लफ तो कर ही नहीं सकते। जी सर, दे विल लाफ कि वो अपने मन में हंस रहे होंगे, देखो हमको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है बच्चा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो ज़रूरत ही नहीं है अपने को जितना आता है उसको बताइए। और करंट चीज़ों के बारे में तो आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस समय क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है ना उबला हुआ है, जी सर, जी सर, उबल रहा है पूरा वर्ल्ड। तो हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हमारी जो मेडिकल हेल्थ नीति, जी सर। ये सब में क्या हुआ है, ये सबको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और सर मैंने पूरे इंटरव्यू के दौरान कोई ब्लंडर किया हो जो मतलब बहुत बड़ी गलती हो? नहीं, बहुत बड़ी गलती तो नहीं, लेकिन गलतियाँ बहुत सारी थी। जी सर, गलतियाँ यही थी कि आप गैस वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जी सर, जी सर, उनकी ज़रूरत नहीं होती गैस वर्क करने। ठीक है सर, क्वेश्चन की जो पूछा जाए ना, उस क्वेश्चन की कोर को समझो, व्हाट क्या पूछा गया है। जी सर, आप उस पर नहीं आकर के आप दूसरी जगह पे घूम रहे हो, बीटिंग अराउंड द बुश जो होता है ना, जी वो सर। कर रहे हो, उसको अवॉइड करो। क्वेश्चन को समझो क्या पूछा गया है, एक बार 5 सेकंड का टाइम लो, लेकिन उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये पूछा गया है, फिर उस पर जवाब दो। ठीक है सर, मैं इसका आगे ध्यान रखूँगा सर। ठीक है, ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। An academy. Let's crack it.